छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स कोर्स पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय है अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आज इसका तीसरा लेक्चर है। इसका 2 लेक्चर पीछे हो चुका है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक तरह की कंपनियों को अपना रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना होता है। उसी प्रकार जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रेवेन्यू अकाउंट तैयार करती है। इसमें रेवेन्यू अकाउंट में पहला है कि प्रत्येक सामान्य बीमा कंपनी को एक रेवेन्यू अकाउंट तो बनाना आवश्यक होता ही है। यदि कोई सामान्य बीमा कंपनी कई प्रकार के बीमा व्यवसाय करती है, तो उसे प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनाना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस या मिसलेनियस इंश्योरेंस आते हैं उसके अंतर्गत। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी कई तरह का व्यवसाय करती है, तो फायर इंश्योरेंस भी करती हो, मैरिन इंश्योरेंस भी करती हो, और मिसलेनियस में तो कई प्रकार के जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फसल बीमा या अन्य आपदाओं से होने वाले हानियों का बीमा होता है। तो सबके लिए उसे जो है अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कंपनी को इस बात का पता चल सके कि किस व्यवसाय में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। क्योंकि अगर एक ही साथ बनाएगा सब बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट, तो अलग इंडिविजुअली उसको जो है लोकेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए सबका अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। तो रेवेन्यू अकाउंट में पहला स्थिति हो गया। दूसरा है कि रेवेन्यू अकाउंट में केवल उसी बीमा व्यवसाय से संबंधित आय एवं व्यय को लिखा जाना चाहिए कि जैसे यदि अग्नि बीमा के लिए रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया जा रहा हो, तो इस खाते में केवल अग्नि बीमा व्यवसाय से संबंधित आय एवं व्यय की मदें लिखी जानी चाहिए। उसी तरह से अगर समुद्री बीमा व्यवसाय का रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया जा रहा हो, तो इसमें सिर्फ समुद्री बीमा कंपनी का ही आय और व्यय लिखा जाना चाहिए, मतलब सबका अलग अलग लिखा जाना चाहिए। तीसरा है कि रेवेन्यू अकाउंट संबंधित बीमा व्यवसाय का यह जो है यह लाभ हानि प्रकट करता है कि क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई। इसके बाद चौथा इसकी खासियत है कि रेवेन्यू अकाउंट के दोनों भागों का अलग अलग योगफल करके अंतर निकाला जाता है। यह अंतर वर्ष का लाभ या हानि प्रकट करता है और इसे जो है लाभ हानि जो बीमा कंपनी के लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी यह जो रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस होगा, जो अंतर होगा, वह लाभ या हानि होगा। तो इसे जो है फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि IRDA, चूंकि जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि इसमें जो है IRDA का महत्वपूर्ण जो है अमेंडमेंट है। तो IRDA रेगुलेशन एक्ट जो है 2002 के अनुसार रेवेन्यू अकाउंट का प्रोफार्मा निम्न प्रकार है। अब इसके प्रोफार्मा को हम लोग देखेंगे।
इसमें सबसे पहले फॉर्म बी हमने पीछे में चर्चा किया था, पीछे के लेक्चर में, कि इससे जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वो BRA, तो नेम ऑफ इन्वेस्टर नाम रहेगा, कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर विथ इरडा के साथ कब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वह डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और इसके बाद सब हम रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। यह प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा के आधार पर रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम लोग इस प्रोफार्मा को समझ लें, और इसके बाद तब जब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसे सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। तो हमारा हेडिंग होगा रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, चूंकि 31 मार्च इसलिए लिखेंगे कि यह इरडा का यह रेगुलेशन है कि प्रत्येक कंपनी को अपना जो अकाउंट तैयार करना है वह फाइनेंशियल ईयर में करना है। तो अब यह फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति है, इसलिए साल जो भी रहेगा यहाँ हम उस ईयर को लिख देंगे, जो भी ईयर रहेगा, इसीलिए इसको खाली छोड़ा गया है। अब इसमें है पहला जो है कॉलम पार्टिकुलर, इसके बाद शेड्यूल नंबर और करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का रहेगा अमाउंट, ये भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो इसमें पहला रहेगा कि प्रीमियम अर्न्ड, जो हम लोगों ने देखा था रेवेन्यू अकाउंट में जो होते हैं, तो उसके लिए प्रीमियम अर्न्ड नेट जो होगा, अब इसको क्लियर करेंगे हम लोग। दूसरा ऑर्डर टू बी स्पेसिफाइड, फिर तीसरा इसमें है कि चेंज इन प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अब अगर कोई चेंज हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क के प्रोविजन में तो उसको लिखेंगे। और चौथा होगा हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, यह ग्रॉस होगा, और अब इसका टोटल हो जाएगा, इसको ए नाम दे देंगे कि ए। अब फिर नीचे जो है क्लेम्ड इनकम, यह तो हो गया आमदनी का, और यह क्लेम्ड इनकम खर्च का हिसाब है। कमीशन आपको मैंने बताया है कमीशन क्या कहलाता है, क्लेम्ड सबका हम लोगों ने अलग अलग स्पेसिफाई करके हमने सबको बता दिया है, फिर आगे भी इसको हम क्लियर करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं इसको हम क्लियर करेंगे, पहले हम लोग प्रोफार्मा देख लें, इसके बाद आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्लेम इनकम नेट, इसके बाद कमीशन, इसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, और चौथा है कि अदर, यदि टू बी स्पेसिफाइड, अगर अदर कुछ हो तो, और इसका अब हम टोटल कर देंगे। तो एक टोटल जो है इसको बी रखेंगे, यह सुविधा के लिए किया गया है, तो इसका बी नाम रहेगा। अब जो है अब हमको निकालना है, जैसा कि हमने कहा कि दोनों का जो अंतर होगा, आमदनी आय और व्यय का, आमदनी और खर्च का जो अंतर होगा वही जो है प्रॉफिट होगा रेवेन्यू अकाउंट का। तो अब इन दोनों के अंतर को हम घटाएंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस जो होगा फ्रॉम फायर, मैरीन या मिसलेनियस जिस बिजनेस से होगा, तो इसमें ए माइनस बी, ए हमारा था आय का और बी है व्यय का, यानी इनकम का ए है और बी एक्सपेंडिचर का है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो वैसी स्थिति में प्रॉफिट होगा, और यदि संयोगवश एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो वैसी स्थिति में लॉस होगा। तो इसलिए ए माइनस बी हम कर देंगे और जो आएगा यहाँ। तो यह तो हो गया आपका प्रोफार्मा रेवेन्यू अकाउंट का। अब इसके प्रत्येक आइटम्स का हम अलग अलग क्लेरिफिकेशन करेंगे, इसको हम आगे जो है अब बताने जा रहे हैं। जो जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं
सबको। तो पहला हमारा था प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है कि प्रीमियम बीमा कंपनी की जो है मुख्य आय होती है। यह जो है आय के रूप में प्राप्त होता है प्रीमियम, किसके द्वारा? तो ग्राहकों के द्वारा। इसमें पुनर्बीमा से संबंधित प्रीमियम राशि का समायोजन किया जाता है। अगर री इंश्योरेंस कराया है कंपनी ने तो उसका भी समायोजन करते हैं। इसीलिए ऊपर में आप देखेंगे कि नेट शब्द का प्रयोग किया गया। नेट अर्थात शुद्ध, तो सब जोड़ने और घटाने के बाद जो आता है उसे ही नेट हम कहते हैं। तो जो है प्रीमियम अगर पुनर्बीमा कराया गया हो तो उसके प्रीमियम का भी समायोजन किया जाता है। स्वीकार किए गए पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को जोड़ा जाता है और अर्पित पुनर्बीमा पर चुकाया गया प्रीमियम घटाया जाता है। यदि कोई अग्रिम प्रीमियम माने प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस कोई प्राप्त हुआ हो, अर्थात जोखिम प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त प्रीमियम हो, तो उसे वित्तीय विवरणों में चालू दायित्व माने करेंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत पृथक दिखाया जाता है। अब यहाँ उसको नहीं दिखाएंगे, उसको जो है अलग से हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी में। अब प्रीमियम की गणना को जो है शेड्यूल 1 में अर्न्ड प्रीमियम नेट नाम दिया गया है। इस शेड्यूल का प्रोफार्मा निम्न प्रकार है। अब इस प्रीमियम का अलग अलग मैंने एक तो इसको एक्सप्लेन किया, अब इसके बाद मैं इसके प्रोफार्मा को आपको फॉर्मेट जो इसका होता है उसको भी मैं यहीं पर दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कहीं कोई परेशानी न हो। तो इसका जो प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग देख लें एक बार कि कैसे हम नेट प्रीमियम निकालेंगे। तो ये जो है हम लिख रहे हैं शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्ड नेट। यह नेट क्या कैसे आएगा इसको हम लोग अब देख रहे हैं। तो प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस रिटेन जो भी लिखा हुआ रहेगा कि डायरेक्ट बिजनेस से कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ। अब इसके बाद उसमें जोड़ेंगे एड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अगर री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया गया हो तो उसका जो प्रीमियम है उसको हम जोड़ देंगे और इसमें से लेस करेंगे लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन जो होता है वह तो हो गया कि स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन, और यह हो गया अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन। इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। तो यह हमारा हो गया नेट प्रीमियम। अब एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन अनअर्न प्रीमियम और एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसको जो है इसमें लेस करते हैं तो टोटल हमारा प्रीमियम जो आ गया यही हमारा नेट टोटल प्रीमियम अर्न। कितना अर्न किया हमने, जो वहां शॉर्ट में लिखा गया कि प्रीमियम अर्न, तो आपको एक परेशानी होगी कि आखिर कैसे, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा तो हम कैसे प्रीमियम नेट प्रीमियम कैसे निकालेंगे। तो इसी तरीके से इसीलिए ये जो है शेड्यूल 1 में इसको क्लियर किया गया है। अब प्रीमियम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस अफेक्टेड, अब इसमें इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो हम दिखा देंगे अलग अलग। अगर सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस होता होगा तो फिर इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल प्रीमियम अर्न नेट हमारा आ गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो है दूसरा हमारा है आइटम क्लेम। तो अब क्लेम दावे इसकी चर्चा करेंगे। तो क्लेम क्या है? तो एक क्लेम जो है एक बीमा कंपनी के लिए व्यय की प्रमुख मद होती है, क्योंकि अपने ग्राहकों को जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे इसका भुगतान करना होता है। तो यह जो है यह महत्वपूर्ण मद है एक खर्च का, एक तरह से व्यय बीमा कंपनी का यह है। यदि बीमा कराने वाले को बीमा पॉलिसी में बड़ी किसी कारण से हानि होती है या क्षति होती है
तो वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए अपना दावा पेश कर सकता है, क्योंकि इसी के लिए उसने बीमा कराया है और उसने प्रीमियम दिया है। तो यदि उसे क्षति होगी तो वैसी स्थिति में वह अपना दावा पेश करेगा। तो बीमा कंपनी जांच के पश्चात उन दावों को स्वीकार करती है और फिर उसका भुगतान करती है, क्योंकि बीमा कंपनी ऐसे जितने का क्लेम आएगा कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि जितना का कोई क्लेम कर दे उतना भुगतान किया ही जाए। बीमा कंपनी अपने स्तर से इसकी जांच करेगी और जांच करने के पश्चात यदि उसे लगेगा कि हाँ जितने का इन्होंने दावा किया है वह सही है तो उतने का भुगतान करेगी। अन्यथा यदि बीमा कंपनी को यह लगेगा कि नहीं इतना इनका नुकसान नहीं हुआ, इनका इतना ही इससे कम नुकसान है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कम ही भुगतान करेगी उनके दावे का। तो यह एक तरीका हो गया। इसके अंतर्गत दावों के साथ दावे संबंधी व्यय भी जोड़ा, जो क्लेम होगा क्लेम के साथ यदि कोई रिलेटेड एक्सपेंसेज हो क्लेम से, एक्सपेंसेज रिलेटेड क्लेम, तो उसे भी जोड़ा जाता है। और पुनर्बीमा की दृष्टि से देय पुनर्बीमा दावों को जोड़ा जाता है और प्राप्त पुनर्बीमा माने री इंश्योरेंस जो रिकवरीज जो होती है उसको घटा दिया जाता है, तभी उसको एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा। मान लीजिए अगर कहीं पुनर्बीमा उसने कराया है तो वो जो है उसको जोड़ेगा, अगर दूसरे कंपनी का पुनर्बीमा किया है तो जो है अब उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। दावों के साथ चालू वर्ष के अंत में अगत दावों को भी जोड़ा जाता है तथा गत वर्ष के अंत के दावों को घटाया जाता है। जो क्लेम चालू वर्ष के जो क्लेम होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा और जो अंत में जो बचे हुए क्लेम होंगे जो नहीं हो पाए तो उनको जो है घटा दिया जाता है। इसे शेड्यूल 2 में क्लेम्स इनकर्ड नेट नाम से दिखाया जाता है। शेड्यूल 2 में इसे दिखाएंगे। तो हम लोग आगे चलें, अब शेड्यूल 2 की चर्चा करें। शेड्यूल 2 क्लेम्स इनकर्ड नेट। अब इसमें वही पार्टिकुलर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो है हम लोग प्रोफार्मा बनाते हैं और इसमें रहेगा कि क्लेम्स पेड। अब क्लेम्स में डायरेक्ट यदि क्लेम पे किया गया हो तो उसको लिखेंगे एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब जो री इंश्योरेंस अगर एक्सेप्ट किया गया है तो उसको जो है इसको जोड़ देंगे और लेस री इंश्योरेंस सीडेड, अगर अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन जो है प्राप्त हुआ तो उसको जो है घटा देंगे और तब हमारा आ जाएगा नेट क्लेम्स पेड। और यही हमारा जब कर लेंगे तो हमारा होगा टोटल क्लेम्स पेड। टोटल हमने इतना पे किया क्योंकि उसमें जो मिल गया उसको घटा दिया गया। अब इसके बाद वही क्लेम्स पेड टू क्लेमेंट अगर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, टोटल क्लेम इनकर्ड। यह हो गया क्लेम। तो हम लोगों ने देखा शेड्यूल 1 प्रीमियम के बारे में और शेड्यूल 2 क्लेम के बारे में। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो जो आइटम आते हैं सबकी हम चर्चा करते चलेंगे और सबको एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि ऐसा न हो कि फिर आपको समझने में कोई परेशानी हो। तो तीसरा हमारा है आइटम कमीशन। बीमा कंपनियां अपना व्यवसाय मुख्यतः एजेंटों के माध्यम से करती हैं, क्योंकि बीमा कंपनी के लिए यह संभव नहीं है कि कंपनी घूम घूम करके और अपना प्रचार करे। मान लीजिए वो एक अपना एडवर्टीजमेंट कर देती है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, पेपर मीडिया हो या अन्य तरह से जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट करेगी, लेकिन इसके लिए जो है वो एजेंट बहाल कर देती है बीमा कंपनी कि उसका एजेंट घूम घूम कर चारों तरफ अपने कंपनी का प्रचार करता है और लोगों को पॉलिसी लेने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो जो है मुख्यतः जो है एजेंटों के माध्यम से बीमा कंपनी का व्यवसाय होता है और एजेंटों को उनके कार्य के बदले या ग्राहकों
का बीमा व्यवसाय से, ग्राहकों को बीमा व्यवसाय से जोड़ने के बदले दी जाने वाली राशि जो होती है वह कमीशन कहलाती है। अर्थात एजेंट मुफ्त में तो कोई कार्य करेगा नहीं, उसके लिए जो है उसे कुछ रेम्युनरेशन देना होगा। इसे ही जो एजेंटों को दिया जाता है बीमा कराने के बदले में, जो ग्राहक को जो जोड़ता है इस बिजनेस से, उसके लिए तो उसे ही कमीशन कहते हैं। और जो है यह शुद्ध कमीशन की गणना की दृष्टि से कमीशन को जो है निम्न भागों में रखा गया है। पहला है कि कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। कंपनी एजेंटों को बीमा व्यवसाय लाने के लिए जो कमीशन देती है उसे शामिल किया जाता है, अर्थात इसे प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन कहते हैं। दूसरा होता है कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अगर री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया गया हो किसी का, तो उस पर जो कमीशन, अब एक कंपनी दूसरे कंपनी को देती है, तो जब कंपनी अन्य बीमा कंपनियों से पुनर्बीमा व्यवसाय प्राप्त करती है तो उसे उस कंपनी को कमीशन का भुगतान करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तीसरा है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। जब कंपनी अपने प्रत्यक्ष व्यवसाय के कुछ भाग का पुनर्बीमा अन्य कंपनियों से कराती है तो उन कंपनियों से प्राप्त जो कमीशन होता है उसे हम कहते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। तो अब जो उपर्युक्त जो एक और दो जो था, माने कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, इनको जो है अब इस योग से जो है उसको घटा दिया गया और यही जो है बीमा कंपनी की आय है। तो मैक्सिमम लिमिट फॉर कमीशन, और कमीशन का लिमिट क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या इसकी लिमिट है। तो पहला जो है कि अग्नि बीमा तथा समुद्री बीमा कंपनियां एजेंटों को प्रीमियम की राशि का अधिक से अधिक 5% कमीशन दे सकती हैं और विविध बीमा कंपनियों की दशा में यह दर 10% है। पहली बात ध्यान रखने लायक है कमीशन में कि जो है अगर अग्नि बीमा या समुद्री बीमा हो तो उसके लिए 5% और विविध बीमा मिसलेनियस इंश्योरेंस के लिए 10% तक कमीशन दिया है। दूसरा है कि यदि मुख्य एजेंट नियुक्त हो, अब इसमें होता है एक मुख्य एजेंट नियुक्त होता है, तो यदि मुख्य एजेंट नियुक्त हो और उसके द्वारा व्यवसाय प्राप्त किया गया हो तो अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा के व्यवसाय के संबंध में कमीशन की अधिकतम राशि प्रीमियम का 20% तथा विविध व्यवसाय के संबंध में प्रीमियम का 15% हो सकती है। और कमीशन के पूर्ण विवरण को अब जो है शेड्यूल 3 में दर्शाया गया है, हम लोग देख लें। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक आइटम जो रेवेन्यू अकाउंट में हैं उनका जो है या आगे जो हमको जरूरत पड़ेगी हमेशा तो उसको एक्सप्लेन किया जाए और साथ ही साथ शेड्यूल के माध्यम से, क्योंकि यह प्रोफार्मा ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके आधार पर भी इसको हम लोग समझने का प्रयास करो। आपसे को भी जो है मैं सुझाव दूंगा कि आप परीक्षा में जब भी बनाएं क्वेश्चन को सब में प्रत्येक शेड्यूल को भी ध्यान में रखें। इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी चीज में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो यह हो गया शेड्यूल 3, इसमें कमीशन रहता है और इसमें है जैसे कमीशन पे, जो पे किया गया कमीशन, तो एक तो हो गया कि डायरेक्ट जो पे किया गया, इसके बाद ऐड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब यह जो है मैंने री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड को जोड़ देंगे डायरेक्ट कमीशन में और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड को हम घटा देंगे, तो यह हमारा नेट कमीशन हो जाएगा। यही हमारा नेट कमीशन। अब इसमें हमने जो है नोट के रूप में इसलिए दे दिया कि द प्रॉफिट या कमीशन इफ एनी आर टू बी कंबाइंड विथ
द री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और री इंश्योरेंस सीडेड फिगर, इसको जो है क्लियर कर दिया जाए। तो छात्रों, आज हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट की चर्चा किया। इसके फॉर्मेट को हमने देखा, किस तरह से रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है और रेवेन्यू अकाउंट में जो आइटम्स हैं उस आइटम को शेड्यूल के माध्यम से किस तरह तैयार करते हैं। इसमें शेड्यूल 1 में प्रीमियम है, शेड्यूल 2 में क्लेम्स है और शेड्यूल 3 में कमीशन की चर्चा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझे होंगे और फिर साथ ही मैंने इसीलिए जो है ई नोट्स भी लगा दिया है और अपना लेक्चर भी मैंने इस पर दे दिया। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप इसे पढ़ें, मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को सुने और सुन करके तब जो है आप इसे समझने का प्रयास करें तो आपको अवश्य समझ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो है बाकी जो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अन्य जो हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड या एडिशनल रिजर्व, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, मैंने जो जो आइटम आते हैं उन सारे आइटम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से देखेंगे और यदि आपके पढ़ने या मेरे लेक्चर सुनने के बाद भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, किसी तरह की शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें। आप कमेंट करें क्या परेशानी है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, ताकि मैं अपनी तरफ से पुनः प्रयास करूंगा कि इसे मैं आपको समझा सकूं और जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा। बस इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।